हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बटवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और आज के सेशन में हम सब बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मिस्र की 2 दिवसीय यात्रा के बारे में, जो आज ही संपन्न होने वाला है। और आज के इस सेशन में हम सब भारत के मिस्र के साथ जो संबंध है उन संबंधों की ऐतिहासिक पड़ताल करेंगे और साथ में हम सब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि मिस्र भारत के लिए क्या महत्व रखता है और भारत मिस्र के लिए क्या महत्व रखता है। इन दोनों बातों को समझने की कोशिश करेंगे और साथ में हम लोग इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि मिस्र के साथ जो संबंध हैं उन संबंधों में क्या कभी उतार चढ़ाव आए, और उतार चढ़ाव आए तो वो क्या रहे। होस्नी मुबारक के समय का मामला क्या था, या फिर अनवर सादात जब वहाँ के राष्ट्रपति थे उस समय का मामला क्या था, और जब मिस्र के राष्ट्रपति नासिर अब्देल गामिर हुआ करते थे तो उस समय की स्थिति क्या थी, भारत के साथ उनके रिश्ते कैसे थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। इसके बाद जो है फिर आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, इन 3 बीच के जो भी प्रधानमंत्री भारत के रहे उन प्रधानमंत्रियों के शासनकाल में मिस्र के जो रिश्ते थे उस रिश्ते में कितनी गर्माहट आई, कितनी जो है ठंडक जो है उसमें क्या है कि प्रदान की गई। ये सारी बातें आज के सेशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सबको ये पता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री ने अभी अभी अमेरिका की यात्रा की 20 जून से लेकर 23 जून के बीच जो है वहाँ पर रहे, और 23 जून के बाद जो है वो चले गए कहाँ पर, मिस्र में। तो मिस्र का के साथ जो रिश्ते हैं वो रिश्ते अपने आप में बहुत ही मधुर रहा है, बहुत ही ऐतिहासिक संबंध रहा है मिस्र के साथ। आज से हज़ारों साल पहले की अगर हम बात करें तो सम्राट अशोक के शासनकाल की अगर हम बात करें तो आपने इतिहास में पढ़ा कि सम्राट अशोक ने मिस्र के शासक टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस के साथ दौत्य संबंध स्थापित किया था। उसी के दूत के रूप में डायोनीसियस आया था सम्राट अशोक के दरबार में। इसके बाद भी ये क्रम जो है किसी न किसी रूप में चलता रहा, लेकिन जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के निर्धारण का कह सकते हैं कि एक प्रकार से उसकी योग्यता रखने लगा, वो स्वतंत्र हो गया जब अपनी नीतियों के निर्धारण के मामले में, तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने एक नई नीति का अनुपालन किया, और वो नई नीति थी गुटनिरपेक्षता की। गुटनिरपेक्षता की नीति का मतलब ये हो गया कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विश्व की अगर हम राजनीति की बात करें तो विश्व की राजनीति में जो कह सकते हैं कि जो संकट है वो संकट एक नए प्रकार की शक्ल में उभर कर सामने में आया। सेकेंड वर्ल्ड वार तक की अगर हम बात करें तो पूरे दुनिया में ब्रिटेन की दादागिरी चलती थी। पूरे ब्रिटेन ने पूरे दुनिया में, विश्व में इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी जिसके साम्राज्य के बारे में ये कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी भी सूर्यास्त नहीं होते हैं। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया तो विश्व की राजनीति में जो ब्रिटेन का वर्चस्व था वो ब्रिटेन का वर्चस्व खत्म हो गया, और इसके बाद अमेरिका और साथ में सोवियत संघ की द्विध्रुवीय राजनीति में पूरा विश्व जो है वो क्या है कि बट जाता है। अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देशों का एक संगठन बना, जबकि दूसरे ग्रुप में जो है सोवियत संघ के नेतृत्व में जो कम्युनिस्ट देशों का जो संगठन था वो संगठन, दोनों के बीच में कह सकते हैं कि एक वाक युद्ध प्रारंभ हुआ। यानी कि एक ऐसा युद्ध जिसमें वास्तव में हकीकत में कोई युद्ध जैसा कह सकते हैं कि कोई वास्तविक जो है कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, बल्कि युद्ध की हमेशा परिस्थितियां तैयार रहती थी। हर वक्त ऐसा लगता था कि जैसे अब युद्ध होने वाला है, हर वक्त जो है युद्ध होने की संभावना में दोनों गुट जो है अपने अपने हथियारों का ज़ख़ीरा जो है, बड़ा बड़ा ज़ख़ीरा जो है उसने तैयार करना प्रारंभ कर दिया। इससे पूरा देश जो है, पूरी दुनिया शीत युद्ध में जो है वो क्या है कि प्रवेश कर जाता है। इस शीत युद्ध के समय की जो परिस्थितियां होती है उसमें एक धड़ा, जैसा कि हमने बताया, अमेरिका के नेतृत्व में, दूसरा धड़ा जो है सोवियत संघ के नेतृत्व में। लेकिन जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो अमेरिका का जो गुट था और सोवियत संघ का जो गुट था वो दोनों ये चाहते थे कि भारत जो है हमारे गुट में आ जाए, हमारे गुट में आ जाए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस समय दूरदर्शिता की नीति का अनुपालन करते हुए उन्होंने क्या किया कि वो किसी भी गुट में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया। ठीक है, उन्होंने निर्णय किया कि मैं किसी भी गुट में शामिल नहीं होऊंगा।
और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद मुक्त हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ये सोचते थे कि अगर अमेरिका के खेमे में चले गए तो हमें अपनी विदेश नीति अमेरिका के हिसाब से संचालित करना होगा, और अगर सोवियत संघ के खेमे में चले गए तो सोवियत संघ के हिसाब से अपनी नीतियों का निर्धारण करना होगा, और ये वास्तव में हमारे देश के भविष्य के लिए बेहतर नहीं होगा। हम एक तरफ से फिजिकली जो है आज़ाद हुए अभी अभी ब्रिटेन से, और जब हम गुट में शामिल हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में हम मानसिक गुलामी की जंजीरों से जो है जकड़ लिए जाएंगे। और इसी वजह से भारत ने क्या किया कि ना तो सोवियत संघ ना ही अमेरिका, बल्कि उसने क्या किया कि उसने गुटनिरपेक्ष देशों का एक आंदोलन तैयार किया। उसी को नॉन अलाइन मूवमेंट या उसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहकर पुकारा जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहने का मतलब है कि ऐसे देशों का आंदोलन जो ना तो अमेरिका ना ही सोवियत संघ में शामिल होने का निर्णय किया, बल्कि उन्होंने अपना एक अलग गुट बना लिया जो किसी भी गुट में शामिल होने की बात नहीं करता था। सबका भरोसा जीतने की पॉलिसी जो है उस नीति पर वो काम करता था। तो यहीं से क्या होता है कि एक स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का निर्धारण होता है, और जिसकी कह सकते हैं जिसका असर आज की भी विदेश नीति पर किसी न किसी रूप में जो है वो दिखता है। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं कि भाई सोवियत संघ के तरफ जो है हमारा झुकाव ज़्यादा था, आज अमेरिका की तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा है, लेकिन झुकाव ज़्यादा होने के बावजूद भी सोवियत संघ के साथ हमारी जो परंपरागत जो दोस्ती है उस दोस्ती में किसी तरह का डेंट जो है अभी तक लगा नहीं है। ठीक है, और आने वाले समय में भी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन प्रधानमंत्रियों के द्वारा जो टाइम टू टाइम जो कार्य किए गए उन कार्यों की वजह से आने वाले समय में भी इस रिश्ते के खराब होने की कोई संभावना नहीं है। ये एक बैकग्राउंड है। अब इस बैकग्राउंड में हम समझते हैं भारत और मिस्र के संबंध के बारे में। तो मिस्र जो है ना वो क्या है कि भारत के लिए क्या महत्व रखता है, इसको आप इस तरह से समझिए कि जो मिस्र है उसकी अगर हम जियो पॉलिटिक्स देखें, उसका जियोग्राफिकल अगर हम सिचुएशन देखें, तो जियोग्राफिकल जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में क्या है कि वो आप देखिएगा कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जो अफ्रीका है उस अफ्रीका में बसा हुआ एक देश है मिस्र, है ना। और मिस्र जो है वो क्या कर रहा है कि वहाँ का जो स्वेज नहर है वो स्वेज नहर किसको जोड़ता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। और जो मिस्र की अवस्थिति है उस मिस्र की अवस्थिति को देखते हुए मतलब ये कहा जा सकता है कि मिस्र यूरोप में कह सकते हैं कि एशियाइयों का एक प्रकार का प्रवेश द्वार है, और यूरोप के लिए एशिया में एक प्रकार से प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। जब स्वेज नहर 1869 में जब वो बनकर तैयार नहीं हुआ था, ठीक है ना, तो उसके पहले क्या था ना कि अफ्रीका के जो कैप ऑफ गुड होप है उसके साउथ में कहा जाता है कि यूरोप के जो देश थे वो अफ्रीका के नीचे से चलकर कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए जो है वो क्या है एशियाई देशों में आते थे, विशेषकर पूर्वी देशों में, है ना। लेकिन क्या हुआ जब स्वेज नहर का जब निर्माण किया गया, जब भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ दिया गया, तो इससे क्या हुआ कि अफ्रीका के नीचे से चक्कर लगाकर जो एशियाई देशों में पहुंचा जाता था, या फिर एशिया से चलकर अफ्रीका के नीचे से होकर यूरोप के देशों में जो पहुंचा जाता था, वो सारी समस्याओं का क्या हो गया, समाधान हो गया। दूरी घट गई, और दूरी घट जाने की वजह से क्या हो गया कि उस यात्रा पर होने वाले जो व्यय है वो व्यय भी जो है वो काफ़ी कम हो गया। तो स्वेज नहर के बनने से निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि मिस्र की महत्ता जो है वो क्या है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। और जो है जो ब्रिटेन और फ्रांस यानी कि जो अमेरिका के खेमे में शामिल जो पूंजीवादी देश जो ब्रिटेन और फ्रांस था, वो ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो ये चाहता था कि मिस्र वास्तव में वो गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुपालन ना करे, क्योंकि आपको पता होगा कि गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था उस आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू का साथ जो है युगोस्लाविया के राष्ट्रपति गामेल अब्दुल नासिर थे, इसी प्रकार इंडोनेशिया का सुकर्नो हो गया, ठीक है। इन सब ने मिलकर क्या किया था, उन्होंने जो है, और युगोस्लाविया का मार्शल टीटो, इन सब ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया था। तो जो मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर थे, उन पर दबाव ब्रिटेन और फ्रांस ने इस बात के लिए बनाया कि वो क्या करे, वो अमेरिका के खेमे में शामिल हो जाए। जबकि जो मिस्र के राष्ट्रपति थे वो जवाहरलाल नेहरू के कह सकते हैं कि उनकी जो गुटनिरपेक्ष नीति थी उस नीति से वो प्रभावित थे। मिस्र का राष्ट्रपति अब्दुल गामिल नासिर का जवाहरलाल नेहरू पर इतना भरोसा था
कि जवाहरलाल नेहरू जो कहते थे गामेल अब्दुल नासिर उसी के हिसाब से अपने विदेश नीति का संचालन करते। दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही शानदार थी। इसीलिए क्या है कि गामेल नासिर जो है वो अमेरिका के खेमे में या ब्रिटेन और फ्रांस की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया कि उन्होंने मिस्र के नील नदी पर जो आसमान बांध बनाया जा रहा था, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने फाइनेंस किया था, उसने क्या किया, उस आसमान बांध की जो वित्तीय आपूर्ति है उस वित्त आपूर्ति को रोक दिया। इस बात से कहा जाता है कि नासिर अब्दुल गामिर वो इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। स्वेज नहर का उन्होंने नेशनलाइजेशन कर दिया। तो जब स्वेज नहर का नेशनलाइजेशन किया गया तो कहा जाता है कि उससे ब्रिटेन और फ्रांस जो वो चिढ़ गया। यानी कि राष्ट्रीयकरण करने का मतलब ये है कि अब मिस्र की इच्छा पर यह निर्भर करेगा कि वो यूरोपीय देशों के जहाज़ों को उस क्षेत्र से गुजरने दे अथवा ना दे। जबकि 1888 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की एक संधि हुई थी। उस संधि के अंतर्गत मिस्र को स्वेज नहर मिला था। स्वेज नहर मिस्र के अंतर्गत आने वाला जो है वो नहर माना गया था। इसीलिए मिस्र ने कहा कि भाई ये मेरा क्षेत्र है, मैं इसका क्या कर रहा हूँ, नेशनलाइजेशन कर रहा हूँ। और नेशनलाइजेशन जब किया तो ब्रिटेन और फ्रांस चिढ़ गया और इसमें इजराइल भी आ धमका। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो नासिर अब्दुल गामिर थे वो अरब राष्ट्रवाद पर बल देते थे। ठीक है, इसीलिए उसको पाश्चात्य जो देश के जो प्रतिनिधित्व करता थे वो सब अक्सर जो उन्हें एशिया का मुसोलिनी, उन्हें एशिया का हिटलर कहकर पुकारा करते थे। और इसी वजह से क्या था कि नासिर अब्दुल गामिर जो है वो यूरोपीय राष्ट्रों के कह सकते हैं कि मन मस्तिष्क पर जो है वो चढ़ा हुआ था। इसीलिए लगातार ब्रिटेन, फ्रांस और बाद में इजराइल उसमें शामिल होकर उससे जो है मिस्र को डराने लगा, धमकाने लगा। लेकिन मिस्र के राष्ट्रपति ने क्या किया, उन्होंने एक बोल्ड स्टेप उठाते हुए उन्होंने जो है स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको भी जब नेशनलाइजेशन हुआ तो उनको ये लगा कि ठीक कि मामला जो है वो जल्द ही बिगड़ने वाला है। इसलिए वो एक कह सकते हैं कि पूरी तरह से उन्होंने क्या किया, इस पर अपनी निगाहें रखी और साथ में क्या हुआ कि इसकी ब्रिटेन और फ्रांस और इजराइल ये लाख जो है वो क्या है कि मिस्र को समझाते रहे, लेकिन मिस्र नहीं माना। और तब 29 अक्टूबर 1956 ईस्वी को इजराइल ने क्या किया कि मिस्र पर हमला कर दिया। और मिस्र पर हमला कर दिया तो ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो शुरू में क्या था कि वो उसे जो है मतलब इजराइल को ही दोषारोपित किया। लेकिन 2-3 दिन के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने भी इजराइल के साथ मिलकर मिस्र के ऊपर जो है वो क्या है कि हमला कर दिया और युद्ध जो है वो क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसे ही याद रखिएगा कि विश्व के इतिहास में स्वेज नहर का संकट कहकर पुकारा जाता है। अब इसमें क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जो है बहुत ही एक्टिव मोड में आते हैं। चूँकि जाहिर सी बात है ये गुटनिरपेक्ष देशों के जो एक आंदोलन चल रहा था उसमें मिस्र जो है एक अहम पार्टनर था। इसीलिए उनकी जो है वो क्या है कि अपनी एक कह सकते हैं कि उनकी अपनी एक नीति थी कि किसी न किसी रूप में मिस्र को जो है इस संकट से जो है बाहर निकाला जाए। और इसलिए क्या करते हैं कि वो जो है सुरक्षा परिषद यूएनओ में और साथ में अमेरिका का भी जो है वो क्या है कि साथ लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय ड्वाइट आइजनहावर होते हैं। उनको ये कहा जाता है कि आप जो है इसमें मध्यस्थता करिए। तो फिर क्या होता है, आइजनहावर ब्रिटेन और फ्रांस से ये कहता है, विशेषकर ब्रिटेन से कहता है कि लंदन में इससे संबंधित, संकट से संबंधित जितने भी देश हैं उन देशों का एक सम्मेलन बुलाया जाए, जिसे कि लंदन सम्मेलन कहा गया। लेकिन यह सम्मेलन जो है वो क्या है कि बुलाया नहीं जा सका। तब जवाहरलाल नेहरू ने आइजनहावर के साथ मिलकर फिर क्या किया, एक फार्मूला बनाया और उस फार्मूले के अंतर्गत जो है कहा जाता है कि उस समस्या का समाधान किया गया और इसे ही आइजनहावर नेहरू फार्मूला कहकर पुकारा जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि मिस्र के लिए जो है स्वेज नहर का जब संकट उत्पन्न हुआ तो भारत ने किस तरह से एक्टिवली जो है उन्होंने पार्टिसिपेट करके उस संकट से मिस्र को बाहर निकालने की कोशिश की। और इसलिए क्या होता है कि नेहरू का जो मिस्र के साथ या भारत का मिस्र के साथ जो संबंध थे वो संबंध जो है बहुत ही मधुर और बहुत ही शानदार कमाल का जो है वो क्या है कि एक जो है वो क्या है कि रिलेशन बना रहा। समय बीतता गया और बहुत सारी स्थिति आई मिस्र के साथ जो है, जबकि भारत जो है मजबूती से एक चट्टान की तरह जो है वो क्या है कि खड़ा रहा। इसके बाद क्या होता है कि जब नासिर अब्दुल गामिर
की मृत्यु हो जाती है तो फिर वहाँ पर राष्ट्रपति अनवर सादात बनते हैं। अनवर सादात के समय में भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इंदिरा गांधी होती है। तो इंदिरा गांधी का कार्य करने का तरीका अलग होता है, अनवर सादात के कार्य करने का तरीका अलग होता है। अनवर सादात ने क्या किया कि नासिर अब्दुल गामिर की जो नीति की वजह से जो पाश्चात्य देश मिस्र से नाराज़ हो गया था, अनवर सादात ने क्या किया, उन सारे देशों का विश्वास जीतने की जो है वो क्या की कोशिश करने लगे। तो इंदिरा गांधी के साथ थोड़ा सा जो है वहाँ पर क्या हो जाता है कि मतभेद होता है अनवर सादात के समय में। और इसके बाद फिर क्या है, होस्नी मुबारक जब आते हैं, तो होस्नी मुबारक जब मिस्र के राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके समय में भी क्या होता है कि भारत में उस समय क्या होता है कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन होता है। तो होस्नी मुबारक हिंदुस्तान आते हैं, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल से संबंधित कुछ गड़बड़ियां हो जाने की वजह से होस्नी मुबारक जो है वो भारत से नाराज़ हो जाते हैं और इसलिए थोड़ा सा जो है ये सब उतार चढ़ाव रहा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मिस्र के साथ जो भारत के संबंध है वो संबंध बड़े ही मधुर रहे हैं। अब अगर आप देखिएगा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में मिस्र के साथ जहाँ तक एक बेहतर संबंध बनाने की बात है, तो जब 74वां गणतंत्र दिवस यानी कि इस बार जब 26 जनवरी 2023 को हमारे देश का रिपब्लिक डे मनाया जा रहा था, तो उसमें मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी को जो है वो क्या है कि मुख्य चीफ गेस्ट जो है बनाया गया, उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया। और जब इनवाइट किए गए तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के कोई भी भारत का जो राष्ट्रीय पर्व होता है, उस राष्ट्रीय पर्व में जिस भी देश के प्रतिनिधि को अगर उनको चीफ गेस्ट बनाया जाता है तो ये एक प्रकार से उनके प्रति हमारे मन में क्या सम्मान है, इस बात का स्पष्टीकरण पूरी दुनिया में होता है। और उस पार्टिकुलर देश के साथ क्या होता है कि एक बेहतर रिश्ता जो है वो स्थापित होता है। तो मिस्र के साथ जो है, जब मिस्र को राष्ट्रपति को जब चीफ गेस्ट बनाया गया रिपब्लिक डे पैरेड में, तो जाहिर सी बात है कि एक रिश्ते में फिर से गर्माहट आई और फिर से जो है कह सकते हैं कि मिस्र के साथ हमारे जो संबंध है उसकी प्रति जो हमारी पॉलिसीज़ है, उस पॉलिसीज़ में एक नया जो है वो क्या है कि उभार देखा गया। और भारत के प्रधानमंत्री ने उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मिस्र की जो समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, उन आर्थिक समस्याओं से बाहर निकालने में अपनी महत्वपूर्ण जो है वो क्या की भूमिका निभाई। आप समझ जाइए कि मिस्र की जो आर्थिक स्थिति है वो आर्थिक स्थिति पाकिस्तान से भी ज़्यादा खराब है। उसका जो महंगाई दर है ना वो 20% से ऊपर जा चुका है और उनका जो विदेशी राज भंडार है, कोष है, वो कोष लगभग खाली पड़ा हुआ है, बल्कि वो ऋण जो वो घाटे पे जो है वो चल रहे हैं। तो इजराइल और अमेरिका वो दोनों मिस्र की हेल्प कर रहे हैं, भारत भी इधर से क्या है कि मिस्र की हेल्प कर रहे हैं। और आप इस बात को जान लीजिए कि जैसे मतलब मिस्र में जो है वो गेहूं का संकट खड़ा था, तो भारत ने कई लाख टन जो है वो हर वर्ष गेहूं भेजकर उन्हें मदद की। हालांकि अप्रैल 2022 में चूंकि भारत में भी गेहूं का जो कह सकते हैं कि संकट उत्पन्न हुआ था, तो इस वजह से भारत ने क्या किया था कि कुछ समय के लिए रोक दिया था, लेकिन फिर भी भारत ने उन विषम परिस्थितियों से बाहर निकालने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आप देखिएगा कि जो मिस्र है, मिस्र को रक्षा से संबंधित जो है बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, सैन्य साजो सामान, भारत का तेजस विमान हो गया, बहुत सारे राडार हो गए या फिर आकाश मिसाइल हो गया, ये सब जो है वो क्या है कि जो मिस्र है वो मिस्र भारत से लेने को इच्छुक है, ठीक है। और तो भारत के लिए एक प्रकार से क्या है कि अपने हथियारों का, अपने और कह सकते हैं कि रक्षा संबंधी जो उपकरण हैं, उन उपकरणों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में जो है वो क्या है कि मिस्र कार्य कर सकता है। एक पहली चीज़ जो है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप मिस्र के साथ भारत के जो भी आर्थिक रिश्ते हैं, उस आर्थिक रिश्ते में जो संतुलन है ना, व्यापार जो संतुलन है वो भारत के पक्ष में है, यानी कि भारत आयात जो है वो कम करता है और निर्यात क्या करता है, ज़्यादा करता है। तो जाहिर सी बात है कि भारत का मिस्र के साथ जो आर्थिक संबंध होंगे, उस आर्थिक संबंध में निश्चित रूप से भारत के लिए जो है वो क्या है कि एक अच्छी जो है एक कह सकते हैं कि एक अच्छा मतलब जो है संबंध हो सकता है, यानी मिस्र के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने से भारत के व्यापार को एक नई ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है, ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये समझिएगा कि जो मिस्र है वो मिस्र क्या है कि वो अरब राष्ट्रवाद यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कंट्रीज़ है, उस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का एक अहम देश है और उसकी बात का वहाँ पर बहुत वैल्यू है। तो ये कहा जाता है कि जब भारत का क्या हुआ कि पाकिस्तान के साथ खासकर नुपुर शर्मा का जो मामला था, उसमें पाकिस्तान ने इस मामले को
OIC के एक सम्मेलन में उसको उठाया था, लेकिन मिस्र ने क्या किया, उस प्रस्ताव के विरुद्ध जो है उन्होंने मत दिया और वो प्रस्ताव वहाँ पर गिर जाता है। तो इससे क्या होता है कि मिस्र ने हर वक्त जो आतंक, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो भारत जिससे पीड़ित है, उसकी हमेशा जो है मिस्र ने निंदा की। पाकिस्तान के विरोध में उन्होंने जो है कह सकते हैं कि ये बातें कही और भारत का पक्ष हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लिया। तो मिस्र जो है वो क्या है कि एक ऐसा देश हो सकता है जिसके थ्रू जो है हम क्या है कि अरब जो कंट्रीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ है, उस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ में हमारा देश जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि अगर मिस्र के साथ हमारे अच्छे रिश्ते रहते हैं तो ना सिर्फ हम आर्थिक दृष्टिकोण से हम अपने देश को एक बेहतर स्थिति में ले जा सकते हैं, बल्कि हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है उनके माध्यम से जो अरबिक कंट्रीज़ हैं, उस अरबिक कंट्रीज़ में भी जो है अपनी एक मजबूत जो है पकड़ बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि चूँकि वो यूरोप का एक प्रकार से प्रवेश द्वार की तरह है, तो वहाँ से होने वाले जो स्वेज नहर से होने वाला जो व्यापार है, उस व्यापार में भी भारत की जो भूमिका है वो मिस्र के सहयोग की वजह से वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो ये सारी जो है अगर हम बातों को देखें तो इससे हम पता कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि जो मिस्र है वो मिस्र भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान जो है वो रखता है। हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के जनक जो है कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान है उसके अगेंस्ट में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपना जो पक्ष रखते हैं, उस पक्ष को मजबूत बनाने में अगर कोई मुस्लिम कंट्रीज़ ही जो है अगर मेरे सपोर्ट में खड़ा रहता है तो इससे भारत का जो इंटरनेशनल जो गुडविल है, उस गुडविल को बेहतर बनाने में एक सहायता जो है वो क्या कि प्राप्त होती है। मिस्र ऐसी ही भूमिका जो है वो क्या हमारे देश के लिए निभाता रहा है और हमेशा से भारत ने भी मिस्र के संकट की स्थिति में उसके लिए खड़ा रहा है, उसके साथ खड़ा रहा है, उससे समस्याओं से निकालने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और साथ में हम सब अगर इधर देखें तो रक्षा उपकरण जो भारत है, विशेषकर वर्तमान जो भारत के प्रधानमंत्री के दौर में जो इस बात का संकल्प लिया है कि हम जो दुनिया के भिन्न भिन्न देशों से जो रक्षा उपकरण हम परचेज करते हैं, उस रक्षा उपकरण की जो मात्रा है उस मात्रा को कम किया जाए और अपने ही देश में ऐसी प्रौद्योगिकी डेवलप किया जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए कि हम अपने देश में ही जो है इस तरह के ना सिर्फ उपकरण अपने देश के लिए बनाएं, बल्कि उसका निर्यात करके भारत को भी जो है एक हथियार निर्यातक के रूप में जो है दुनिया के पटल पर खड़ा किया जा सके। तो मिस्र एक ऐसा देश होगा जहां पर कि हम अपने देश के जो रक्षा संबंधी उपकरण हैं वो उपकरण हम क्या कर सकते हैं कि उन तक वहां तक पहुंचा सकते हैं और भारत को आर्थिक लाभ जो है वो दे सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम इस तरह से आर्थिक जब लाभ की बात करने लगते हैं तो हमें लगता है और हम सबको इस बात का एहसास होता है कि हमारे रिश्ते इसलिए बेहतर हैं क्योंकि हमें आर्थिक लाभ नज़र आती है। यानी कि जब हम किसी धन के लोभ में किसी से रिश्ता स्थापित करते हैं तो उस रिश्ते में संवेदनाएं कम काम करती है और प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा काम करता है। लेकिन मिस्र के साथ ऐसा नहीं है कि हमारे जो देश का संबंध केवल इसलिए बेहतर है कि उसके साथ फ़ायदे होने, फ़ायदा ही अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। भारत हमेशा से जो है एक गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुपालन करता रहा है और साथ में क्या है कि दुनिया की अगर हम बात करें तो भारत ने उस तरह से गुटनिरपेक्ष नीति का पालन नहीं किया जिस तरह से स्विट्जरलैंड ने किया। भारत ने कभी ये नहीं कहा कि मैं जो है कि किसी गुट में शामिल नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि हम अंतर्राष्ट्रीय अपनी भूमिका को नहीं निभाएंगे। गुटनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ इतना है, ना इस गुट में ना उस गुट में। इस गुट में शामिल होंगे तो इस गुट का लाभ नहीं मिल पाएगा, इस गुट में शामिल होंगे तो इस गुट का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो हम गुटनिरपेक्ष जब रहेंगे तो इसका भी लाभ मिल सकता है और इसका भी लाभ हमें मिल सकता है। जवाहरलाल नेहरू यही सोचकर गुटनिरपेक्ष नीति का अनुपालन किया और आज भी अगर देखिए तो अमेरिका से भी हमको लाभ मिल पा रहा है, सोवियत संघ से भी जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है। तो ये सिर्फ इसलिए संभव है, ये कोई नई बात नहीं है। ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसी बात के लिए गुटनिरपेक्ष नीति का अनुपालन किया ताकि दोनों गुटों का सहयोग जो है हमारे देश को मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस सेशन में जो हमने एक विश्लेषण करने की कोशिश की भारत मिस्र के संबंधों के संबंध में, वो अपने आप में बहुत ही सारगर्भित था और आपके आने वाले भविष्य में जो भी एग्ज़ाम्स आप IAS और PCS के देंगे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। इसी उम्मीद के साथ आज मैं विदा लेता हूँ, फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।